21वीं सदी के मिड में एक शिप जो अर्थ से सेटलर्स को लेकर चल रही है प्लैनेट कार्पेथिया के पास पहुंचती है। इस दिन मिचेल होबिन, जो फोर्ट हेवन से एक स्काउट और एक्सप्लोरर है, एक और एक्सपीडिशन से लौटता है और प्रेसिडेंट टेट और सिक्योरिटी की हेड स्टेला से मिलता है, जो उससे उसका वेपन सौंपने को कहते हैं क्योंकि उसे ओपनली लेकर चलना कॉलोनी के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन टेट को शिप से आए दूसरे मैसेज ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वह चला गया, यह नोटिस किए बिना कि स्काउट ने उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। टेट शिप के कैप्टन से कांटेक्ट करता है, जो रिपोर्ट करता है कि उनका हल डैमेज हो चुका है और एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय शिप को सीवियर ओवरहीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। कैप्टन बताता है कि अर्थ पर लाइफ कितनी कठिन हो चुकी है और टेट अपनी चिंता इनकमिंग स्टॉर्म्स, जिन्हें वाइट आउट कहा जाता है, के बारे में शेयर करता है। इसके बाद कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। उसी दौरान मिचेल घर लौटता है, जहां उसका बेटा और उसकी वाइफ करीना उसका स्वागत करते हैं। वह उससे कहता है कि सब कुछ रेडी है। करीना समझ जाती है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन अपने बेटे को लेकर वरीड रहती है। इसी समय स्टेला अपनी एजेंट कैस को इनकमिंग शिप के बारे में ब्रीफ करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका अपना फैमिली उसमें ऑन बोर्ड है या नहीं। इधर करीना अपने हस्बैंड को अपने डर बताती है, ये मानते हुए कि उसने अपने टाउन से बाहर कभी लाइफ नहीं जानी। मिचेल उसे भरोसा दिलाता है कि उसे बाहर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अचानक वह उससे कंफर्म करने को कहता है कि वह उसे बिट्रे नहीं करेगी। करीना के जाने के बाद मिचेल उसकी चीजों में छुपाया हुआ अपना डॉसिए ढूंढ निकालता है। इस बीच करीना और उसकी कॉलीग फ्लेयर मॉर्गन देखती हैं कि लोकल डीजे टिपर को एक बैंड सब्सटेंस की डिलीवरी मिल रही है और वे उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन अचानक वाइट आउट टाउन पर आ जाता है। फ्लेयर मैनेज करके भाग जाती है, जबकि करीना शेल्टर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अनहार्म्ड रहती है। हालांकि स्टॉर्म खत्म होते ही कोई उसे सिर पर मारता है। उसे मेडिकल बे में ले जाया जाता है और उसके हस्बैंड को सर्च करने का अनाउंसमेंट किया जाता है। टेट गिल्ट से परेशान होता है, जानते हुए कि उसी ने करीना से मिचेल पर स्पाई करने के लिए कहा था। लेकिन स्टेला उसे याद दिलाती है कि मिचेल उनकी बनाई हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। बाद में टेट इनकमिंग शिप के पैसेंजर्स को एड्रेस करता है, बताते हुए कि पायनियर्स ने प्लैनेट का नाम उस शिप के नाम पर रखा था जिसने सबसे पहले टाइटैनिक की रेस्क्यू की थी। सेटलर्स को नहीं पता था कि वे सरवाइव करेंगे या नहीं, लेकिन 10 साल बाद साइंटिस्ट्स ने बिजली और खाना उपलब्ध कराया है और स्काउट्स अपने नए घर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब कार्पेथिया उनका इंतजार कर रहा है। इसी बीच स्टेला की कैस से बहस होती है, जिसे यकीन नहीं होता कि मिचेल अपनी वाइफ के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, खासकर तब जब उसने कॉलोनी के लिए पानी, औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढी और इतना कुछ किया। फिर भी फ्लेयर और कैस जैक से, जो स्काउट्स का कमांडर है, मिलने जाते हैं, लेकिन वह अपने दोस्त को बिट्रे करने से इनकार कर देता है। वह तो करीना को भी कंटेम्प्ट से देखता है कि उसने अपने हस्बैंड पर स्पाई किया। पुलिस के जाने के बाद मिचेल जैक से सप्लाईज मांगता है और उसे ग्रुप को लेक की ओर ले जाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जहां वह उनसे मिलेगा। इसी बीच फ्लेयर कैस को करीना के बिट्रेयल के बारे में बताती है और अपनी सिक्योरिटी डबल करने का फैसला करती है। उसी समय शिप का कैप्टन टेट को ऑन बोर्ड लोगों के बारे में इन्फॉर्म करता है। जूलियस बर्गरर का नाम सुनकर टेट चिंतित हो जाता है, क्योंकि यह आदमी अर्थ पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम को लीड करता था और लोगों पर उसका काफी इन्फ्लुएंस है। टेट अपने क्वार्टर्स लौटता है और वहां मिचेल को उसका इंतजार करते हुए पाता है। मिचेल प्रेसिडेंट पर अपनी वाइफ को उस पर स्पाई करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाता है। टेट उसे याद दिलाता है कि मिचेल एक कू की प्लॉटिंग कर रहा था। मिचेल गुस्से में चिल्लाता है कि फेंस के बाहर रहने वाले लोग कभी नहीं भूलेंगे कि टेट ने उनके साथ क्या करने का आदेश दिया। वह कहता है कि टेट ने उन पर मर्सी दिखाई और अब मिचेल उन्हें ज्वाइन करने जाएगा। उसी वक्त सिक्योरिटी एजेंट्स ऑफिस में घुसते हैं। मिचेल उनमें से 2 को घायल करता है और भाग निकलता है। टेट कैस को उसे ढूंढने का आदेश देता है और कैस को पता चलता है कि मिचेल अपने बेटे को लेकर भाग गया है। जैक अपने दोस्त से मिलता है और उसे चेज के बारे में चेतावनी देता है। वह मिचेल को याद दिलाता है कि उसके लोग अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन मिचेल सुनने से इनकार कर देता है और ग्रुप को लेक की ओर ले जाने का आदेश देता है। जैक फिर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स चला जाता है, जबकि फ्लेयर और कैस मिचेल का पीछा करते हैं। मिचेल इस बीच अपने बेटे के साथ लेक के पास टेंट लगाता है। टेट स्टेला को मिचेल द्वारा फेंस के बाहर लोगों का जिक्र करने के बारे में बताता है, लेकिन वह इस पर यकीन करने से इनकार कर देती है। उस रात टेट कैप्टन से अपने दिल की बात करता है कि जब पहले सेटलर्स कार्पेथिया पर आए थे तो उन्हें एक वायरस ने पकड़ लिया। बहुत से लोग मर गए, जिनमें उसके अपने बच्चे भी शामिल थे। सबसे बुरी बात यह थी कि इन्फेक्शन दिखाई देता था। इन्फेक्टेड के सिर के चारों ओर एक हेलो आ जाता था। उसकी वाइफ ये सहन नहीं कर पाई। टेट ने खुद क्वारंटीन एनफोर्स करने का कठिन निर्णय लिया।
वह उम्मीद करता है कि नए अराइवल सेफ रहेंगे। इस बीच फ्लर और कैस पर हमला होता है। वे होश में आने में कामयाब होते हैं और जवाबी फायर करते हैं, हालांकि वे अटैकर्स को पहचान नहीं पाते। मिचेल लंबे समय तक अपने सोते हुए बेटे को देखता रहता है, फिर टूटकर रो पड़ता है और रिहर्स करता है कि कैसे वह अपने बेटे की गर्दन तोड़ सकता है। सुबह टेट स्टेला से कहता है कि उसकी डॉटर लिली शिप में ऑन बोर्ड है, लेकिन उसका फादर उसके साथ नहीं है। उसी समय कैप्टन रिपोर्ट करता है कि शिप 1 घंटे के भीतर कारपेथिया पर लैंड करेगी। हालांकि वेसल में आग लग जाती है और कम्युनिकेशन टूट जाता है। इस बीच फ्लर और कैस को मिचेल स्ट्रीम के पास मिलता है। वह गन निकालता है और बताता है कि वह और करीना टाउन छोड़ने की योजना बना रहे थे। फ्लर उस पर अपनी वाइफ की हत्या करने का आरोप लगाती है और जब मिचेल अपना वेपन उठाता है तो वह उसे गोली मार देती है और मार डालती है। वह टेंट में सो रहे बॉय को ढूंढती है। ठीक उसी समय कैप्टन इवैक्यूएशन की घोषणा करता है। शिप के साथ कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता है और लोग आसमान से गिरते शटल की जलती हुई ट्रेल्स देखते हैं। फ्लर बॉय को जगाती है और उसे टाउन वापस ले जाती है। टेट स्टेला को बताता है कि जूलियस बर्गरर शिप पर था और वह भयभीत हो जाती है। यह कल्पना भी नहीं कर पाती कि अगर वह बच गया तो क्या होगा। बाद में फ्लर टेट को अटैक की रिपोर्ट देती है। उसे यकीन है कि हमलावर बाइपीड्स थे, हालांकि टेट सर्वाइविंग पैसेंजर्स को खोजने में ज्यादा चिंतित है। उसी समय एक लड़की जलते शटल से रेंगकर बाहर निकलती है, जहां बाकी सभी मर चुके थे, लेकिन तुरंत ही अननोन मैन के हाथ लग जाती है। अन्य पैसेंजर्स को स्काउट्स ढूंढ लेते हैं और टाउन की ओर ले जाते हैं। अननोन मैन पकड़ी गई लड़की को एक केव में ले जाते हैं और उसे एक न्यूबॉर्न बेबी सौंपते हैं, यह कहते हुए कि अगर वह चाइल्ड को हील नहीं कर पाई तो खुद मर जाएगी। इस बीच टाउन में जूलियस टेट से मिलता है और ग्रेटिट्यूड की प्रेयर आयोजित करने की अनुमति मांगता है। प्रेसिडेंट सहमत होता है, लेकिन शामिल होने से इनकार कर देता है। वह स्टेला को रोकता है, जो अपनी डॉटर की तलाश में जाने के लिए बेताब है, और उसे दीवारों के बाहर के लोगों की याद दिलाता है वे जरूर बदला लेंगे। तब स्टेला फ्लर और कैस से लिली को ढूंढने के लिए कहती है। सर्वाइविंग शटल गर्ल्स में से एक आइसलिंग स्टेला के पास आती है और जूलियस पर उसकी मदर का बोर्डिंग पास लेने का आरोप लगाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इस बीच स्काउट्स उस शटल को ढूंढ लेते हैं जहां लिली होनी चाहिए थी, लेकिन वह गायब है। तभी वाइल्ड वंस का लीडर रूडी उनके पास आता है। वह उन्हें बताता है कि सर्वाइविंग गर्ल उसके लोगों के साथ है और उन्हें वहां से ले जाता है। इस बीच स्टेला जूलियस का सामना करती है, जो दावा करता है कि वह औरत अलेजिडली अपनी इच्छा से बोर्डिंग पास दे गई थी। स्टेला के जाने के बाद जूलियस अपने साथी को आइसलिंग को ढूंढने का आदेश देता है। उधर आइसलिंग की मुलाकात टिपर से होती है, जो उसे अपने स्टेशन पर बुलाता है और बताता है कि वह एक प्रोडिजी है। इसी वजह से उसे कारपाथिया लाया गया था। उसका परिवार अर्थ पर ही रह गया और वह अपनी 4 सिस्टर्स को बहुत याद करता है। केव्स की ओर जाते हुए जैक समझाता है कि वाइल्ड वंस असफल ह्यूमन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। उन्हें सबसे पहले एलियन प्लैनेट्स पर बसाने के लिए बनाया गया था। जब एपिडेमिक शुरू हुआ तो टेट ने उनके एग्जीक्यूशन का आदेश दिया, लेकिन मिचेल ने उन्हें बचा लिया। फ्लर को इस पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। अंत में वे उस जगह पहुंचते हैं और कैप्टिव्स में लिली को पहचान लेते हैं। रूडी घोषणा करता है कि वे उसका आदान प्रदान हील्ड बेबी के बदले करेंगे और वह टेट की भी मांग करता है। इस बीच स्टेला जूलियस से उसका ब्रेन स्कैन कराने को कहती है ताकि सच सामने आए, लेकिन वह इनकार कर देता है। उसी समय आइसलिंग टिपर की टेबल पर एक नाइफ देखती है। वह चुपचाप उसे पकड़ लेती है और निकल जाती है। जूलियस अभी अपना सरमन शुरू ही कर रहा होता है कि आइसलिंग नाइफ लेकर उसके पास पहुंचती है, लेकिन टिपर बीच में आ जाता है और आइसलिंग को क्राइम करने से पहले ही वहां से ले जाता है। इस बीच रूडी फ्लर और चाइल्ड को फोर्ट लेकर आता है, यह बताते हुए कि हॉस्टेजेस को हेल्थी बेबी के बदले वापस कर दिया जाएगा। केव्स के पास वाइल्ड वंस में से एक जैक के हाथ की रिंग देख लेता है और उसे मांगता है। जैक पलटकर लड़ पड़ता है। अफरा तफरी में लिली भागने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत पकड़ ली जाती है। फोर्ट में टेट पुष्टि करता है कि एडवांस्ड कल्टीवर को एलिमिनेट करने का आदेश उसने ही दिया था, जिससे फ्लर हैरान रह जाती है। इस बीच कैस गार्ड को शांत करने और जैक को रिंग देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक फिर भी स्काउट की बुरी तरह पिटाई कर देता है। टेट फ्लर को बताता है कि एडवांस्ड कल्टीवर्स एसीज को नए प्लैनेट पर ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। जब वायरस आउटब्रेक हुआ तो लोगों ने एसीज को इसका जिम्मेदार ठहराया। दोनों मिलकर रूडी से बात करने जाते हैं, जो जोर देता है कि बच्चों की मौत के लिए एसीज जिम्मेदार नहीं थे। वह यह भी दावा करता है कि ह्यूमंस को इस प्लैनेट के बारे में बहुत कम जानकारी है। टेट अपने ऑफिस में लौटता है
और अचानक देखता है कि उसके बेटे द्वारा बनाई गई ड्राइंग अपने आप टेबल पर सरक रही है। इस बीच स्टेला जूलियस को एक्सपोज करने के लिए टेस्टिंग अंडरगो करने का मौका देती है। बाद में स्टेला कबूल करती है कि उसे जूलियस की यंग गर्ल्स के प्रति रुचि के बारे में पता है और उसके सीक्रेट्स उजागर करने की धमकी देती है। इसके बाद वह बेबी से मिलने जाती है और टेट उसके साथ अपने डाउट्स साझा करता है। एसीज को बच्चों को पैदा करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। सुबह में बेबी से टिश्यू सैंपल्स लिए जाते हैं और फ्लर उसे रूडी के पास ले जाती है। हॉस्टेजेस को फोर्ट गेट्स तक लाया जाता है, लेकिन जैक रूडी का सिग्नल देख लेता है और समझ जाता है कि वे उन्हें एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वह फाइट शुरू कर देता है। लिली फ्लर की ओर दौड़ती है और कैस अपने दोस्त की मदद करने आता है। दोनों मिलकर 2 एसीज को मार देते हैं, जबकि तीसरा भाग जाता है। रूडी चुपचाप निकल जाता है। लोग बेबी के साथ टाउन वापस लौटते हैं। स्टेला उनसे मिलने आती है, लेकिन लिली अचानक उसे पहचानने से इनकार कर देती है, यह मानकर कि उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया था। जब वह बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात टेट से होती है, जो मानता है कि वह एसी को जाने नहीं देना चाहता। लोगों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी बीच टिपर स्टेला को स्वीकार करता है कि उसे एलाइजा के बारे में जानकारी लिली ने दी थी। उसी समय पाइप बिछा रहे मजदूरों को जमीन में धंसा हुआ एक अजीब पत्थर मिलता है। इस बीच फ्लर कैस द्वारा लाए गए फाइल्स पढ़ती है और समझ जाती है कि एलाइजा के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिनकी वजह से वह कंट्रोल खो बैठा। उसे रूडी से संपर्क करने का तरीका याद आता है और वह निकल जाती है। उधर स्टेला अपनी बेटी लिली का सामना करती है, जो अपने इरादे बताने से इनकार कर देती है। स्टेला उससे कहती है कि वह कुछ समय के लिए उसका घर छोड़ दे। उस रात कैस एलाइजा से पूछता है कि एसी होने का अनुभव कैसा है। एलाइजा उसे यकीन दिलाता है कि वे इंसानों से अलग नहीं हैं, लेकिन तभी बिजली चमकती है और एलाइजा कंट्रोल खो देता है, कैस को बेहोश कर देता है। टेट को फिर से अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार वह उनसे जाने की गुहार लगाता है। सुबह कैस होश में आता है। एलाइजा को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसे डर है कि वह खतरनाक हो सकता है। तभी फ्लर और रूडी पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें एलाइजा को फोर्ट से सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता नहीं पता। कैस उन्हें इंतजार करने को कहता है और टेट के पास जाता है। दावा करता है कि उसने एसी को पकड़ लिया है। टेट वादा करता है कि एलाइजा को मारा नहीं जाएगा, बस सुला दिया जाएगा। स्काउट्स और सिक्योरिटी एजेंट्स उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं जहां एलाइजा और फ्लर छिपे हुए हैं। कैस फ्लर को बाहर निकाल देता है, तभी अंदर स्मोक ग्रेनेड फेंका जाता है। एलाइजा बाहर की ओर दौड़ता है। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स उसे लगते हैं, लेकिन वह कंट्रोल खो देता है, सब कुछ नष्ट करने लगता है और आखिरकार गोली मार दी जाती है। रूडी को रिहा कर दिया जाता है और फ्लर टेट पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। लिली टिपर के स्टूडियो में रहने लगती है। जूलियस जैक को अपने पक्ष में कर लेता है। इस बीच स्टेला टेट को वह अजीब पत्थर दिखाती है जिसमें एक इंसानी जॉबोन होता है। यह साबित करता है कि कारपेथिया पर अर्थलिंग्स पहले नहीं थे। कैस फ्लर से माफी मांगता है और टेट गेट्स के बाहर निकलता है, जहां 2 लड़के उसका इंतजार कर रहे हैं। भले ही उसे पता है कि वे सचमुच उसके बेटे नहीं हैं, फिर भी वह उनसे जाने की विनती करता है। बाद में स्टेला पुष्टि करती है कि मिला हुआ जॉबोन एक होमिनिड का है। टेट मानता है कि उसके बच्चे उसके साथ हैं। शाम को लिली बार में काम शुरू करती है। अचानक एक अजनबी आदमी आता है जो खुद को पैट कहता है। वह एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, कुछ ऐसा जिसकी कारपेथिया पर ज्यादा मांग नहीं है, और उसका भुगतान एक मुट्ठी डायमंड से करता है। बाद में फ्लर और कैस को एक कॉल मिलता है पैट और एक स्काउट के बीच झगड़े का, लेकिन जब वे उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पैट अपने स्टोन्स समेट कर भाग जाता है और उन्हें सलाह देता है कि वे उस प्लैनेट को देखें जिसे उन्होंने सचमुच कभी नहीं देखा, क्योंकि वे फोर्ट में कैद रहे हैं। जैक जूलियस के पास एक बरामद स्टोन ले जाता है, जबकि एजेंट्स उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए पहाड़ों में जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। स्टेला को पता चलता है कि पैट ने ओशन के बारे में बात की थी। उसे कारपेथिया पर पहले आदमी की याद आती है जिसे उसकी शिप के फटने के बाद मृत घोषित किया गया था। लेकिन अगर वह सच न हो तो हेड ऑफ सिक्योरिटी ओशन की ओर जाने का फैसला करता है, भले ही उसे खतरनाक माना जाता है। इस बीच फ्लर और कैस होश में आते हैं। पैट उन्हें अपने साथ बॉडीज देखने चलने का निमंत्रण देता है। उसी समय स्टेला जैक को अपनी एक्सपीडिशन पर साथ चलने को कहती है। कैस और फ्लर फॉरबिडन जोन में जाने को लेकर बहस करते हैं, लेकिन पैट उन्हें भरोसा दिलाता है कि ओशन के पास रेडिएशन नहीं है, यह बस स्काउट्स द्वारा फैलाया गया झूठ है। अचानक वे एसी से घिर जाते हैं। उधर टाउन में डायमंड रश शुरू हो जाता है। लोग इन जीम्स से फॉरबिडन गुड्स खरीदते हैं। जूलियस जल्दी से मटेरियलिज्म के खतरों पर उपदेश देता है
और फिर से काउंसिल की लीडरशिप में सीट की मांग करता है। एसीज 3 लोगों को जाने देते हैं इस शर्त पर कि पैट वेपन्स उठाए। एजेंट्स मजबूरी में अपने गन्स दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर पैट हथियारों को फेंक देता है। स्काउट्स उनके ट्रेल का पीछा करते हुए समझ जाते हैं कि एजेंट्स कोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक पैट कहता है कि वह उन्हें पैराडाइज की ओर ले जा रहा है, जहां वे एडम और ईव बन सकते हैं। वह समझाता है कि वह ओरिजिनल पायोनियर्स का हिस्सा था, लेकिन कारपेथिया पर पहला कदम रखने वाला एक एसी था जिसका नाम था ट्रिगर 99, जिसे खास तौर पर उस मिशन के लिए बनाया गया था। एक ऐसा प्राणी जिसमें डर, पछतावा या संदेह नहीं था, लेकिन यह पता चला कि एसीएस बीमारियों के प्रति संवेदनशील थे। ट्रिगर 99 बीमार होकर मर गया। पैट अकेला ग्रह पर रह गया। फ्लर और कैस को उन अफवाहों की याद आती है कि पैट ने अपने कमांडर की हत्या की थी, लेकिन बूढ़ा आदमी समझाने से इनकार कर देता है। उस रात फ्लर सुझाव देती है कि वे निकल जाएं। उसे पैट पर भरोसा नहीं है, लेकिन कैस उसे आखिर तक देखने के लिए मना लेता है। सुबह पैट उन्हें फर्स्ट शटल के क्रैश साइट पर ले जाता है और अपने लैंडिंग की यादें ताज़ा करता है। वह मानता है कि वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उन्हें रास्ता दिखाएगा। इसी बीच बार में लिली पर हमला होता है और डायमंड्स चोरी हो जाते हैं। टिपर मानता है कि जूलियस ही डायमंड फीवर को बढ़ावा दे रहा है, लोगों को इसके पीछे पागल बना रहा है। वह जूलियस को एक खतरनाक और 2 मुंहा आदमी मानता है जो पावर का भूखा है। उसी समय पैट याद करता है कि क्रैश के बाद उसे उसका डॉग मिला था, वही जो अर्थ पर पीछे छूट गया था। कैस उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पैट जिद करता है कि वह कुछ साल पहले ही मरी थी। वह जोड़ता है कि वे भी उसे देख सकते थे अगर वे अलग तरह से सोचते, लेकिन इंसान इस जगह को कभी सचमुच नहीं समझ पाएंगे। आखिरकार वे ओशन पहुंचते हैं। एजेंट्स खुशी से पानी की ओर दौड़ते हैं, जबकि पैट उनकी हैरानी पर हंसता है। पता चलता है कि डायमंड्स बीच पर साधारण पेबल्स की तरह बिखरे पड़े हैं और लोग उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं। इस बीच स्टेला और जैक घने वेजिटेशन से गुजरते हैं और इंसेक्ट बाइट्स सहते हैं। जैक शॉक में चला जाता है और स्टेला किसी तरह उसे बचा लेती है। पैट यंग एजेंट से कोस्ट पर ही रुकने का आग्रह करता है। वह दावा करता है कि प्लैनेट खुद उसे बताता है कहां सेफ है और कहां डेंजरस। फिर वह बीच पर अपने इनविजिबल डॉग के साथ खेलते हुए चलता है। आखिरकार वह पानी में गिर पड़ता है। एजेंट्स उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले ही मर चुका होता है। कैस प्रस्ताव करता है कि ओशन उसका बॉडी ले ले और वे घर लौट चलें। वे निकल जाते हैं और बाद में स्टेला और जैक बीच पर पहुंचते हैं। स्टेला को एक स्टोन मिलता है जिस पर लेटर्स कार्व्ड होते हैं। इस बीच कैस और फ्लर इस पर बहस करते हैं कि किस दिशा में जाना है, लेकिन तभी वे पास ही एक रॉकेट लॉन्च होते देखते हैं। वे उसकी ओर दौड़ते हैं और स्टेला और जैक से पुनर्मिलन करते हैं। हेड ऑफ सिक्योरिटी कोस्ट लाइन की जांच करता है और ह्यूमन स्केलेटन्स पाता है। पानी बढ़ने लगता है और सब पीछे हट जाते हैं। टाउन में लौटकर स्टेला अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट करती है। इस बीच जूलियस कारपेथिया की ओर आते हुए एक शिप से संपर्क करता है और टेट को एलिमिनेट करने का वादा करता है। अगले दिन 3 स्काउट्स अचानक गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे टाउन क्यों छोड़े। स्काउट्स आसपास की जगहों की तलाश करते हैं, जबकि स्टेला गायब आदमी की प्रेग्नेंट वाइफ को ढांढस बंधाती है। बाद में वह ग्रुप के कमांडर जोजी हंटर के बच्चों से बात करती है, जो अपनी मां को लेकर बहुत चिंतित हैं। टेट यह जानने की कोशिश करता है कि वे कहां और क्यों गए, लेकिन जेक इवेसिव रहता है। तभी एक रिपोर्ट आती है, जोजी का रॉकेट देखा गया है। सिक्योरिटी एजेंट्स और स्काउट्स पेरीमीटर सर्च करते हैं, जब तक कि घायल और थकी जोजी विल्डरनेस से बाहर नहीं आती। वह बताती है कि उसके ग्रुप पर एसीज ने हमला किया और वह कैसे बच गई। टाउन उसे हीरो की तरह स्वागत करता है, लेकिन घर पर जोजी अजीब व्यवहार करने लगती है। स्टेला समझाती है कि वह बस थकी है और उसे रिकवर होने के लिए समय चाहिए। टेट आदेश देता है कि जैक एसीज के खिलाफ कोई एक्शन न ले जब तक सभी फैक्ट्स साफ न हो। स्काउट्स बाकी मिसिंग टीम मेंबर्स को खोजते रहते हैं। इस बीच जोजी टेबल पर बैठती है, लेकिन अजीब तरह से ट्रेडिशनल प्रेयर ऑफ थैंक्स कहना भूल जाती है, जिससे उसके बच्चे हैरान होते हैं। उसी समय स्काउट्स को एक और सर्वाइवर मिलता है। हालांकि वह दावा करता है कि हमला जोजी ने खुद किया था और कोई एसी मौजूद नहीं था। बाद में सिक्योरिटी एजेंट्स जोजी के घर आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। रेस्क्यूड स्काउट जूलियस को मिशन का असली ऑब्जेक्टिव बताने से इनकार करता है। बार बार बस यही दोहराता है कि जोजी ने तीसरे स्काउट को मारा और उसका म्यूटिलेशन किया। इस बीच रूडी 2 वॉलंटियर्स बुलाता है जैक को मारने के लिए। टेट जोजी पर अपने साथियों पर हमला करने का आरोप लगाता है। महिला बस एक ही चीज मांगती है, अपने बच्चों को देखने की। इस बीच एसीज फॉलन स्काउट का बॉडी पाते हैं और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की फोटो देखते हैं। अचानक स्टेला को जोजी के रेडियो से कॉल मिलता है।
जिसमें वह दावा करती है कि वह घायल है और डिजर्ट में पड़ी मदद की गुहार लगा रही है। स्टेला यह टेट को रिपोर्ट करती है, लेकिन वह अपनी अजीब विजन्स के बारे में बात करता है और स्वीकार करता है कि अब उसे पता ही नहीं किस पर विश्वास करे। इस बीच एसीज टाउन में घुसपैठ कर जाते हैं। फ्लर और कैस दूसरे जोजी सिग्नल की जांच के लिए निकलते हैं, जबकि पहली जोजी, जो अभी भी कस्टडी में है, तेजी से अजीब व्यवहार करती जाती है। टेट जोजी के बच्चों से पूछताछ करता है और छोटा बेटा अचानक कह देता है कि वह औरत उनकी मां नहीं थी, भले ही वह बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। इस बीच एसीज टाउन की इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स सैबोटाज करते हैं। सिक्योरिटी एजेंट्स टाउन की लाइट्स को बुझते हुए देखते हैं और अनजाने में असली जोजी से कुछ कदम दूर डिजर्ट से गुजर जाते हैं। फॉल्स जोजी की सेल का इलेक्ट्रिक लॉक डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे एस्केप करने का मौका मिलता है। टेट आपातकाल घोषित करता है, यह जाने बिना कि एसी पहले ही जोजी के बच्चों तक पहुंच चुका है। इस बीच असली जोजी समझती है कि वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकती है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर चाइल्ड बर्थ के दौरान गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। डॉक्टर्स मजबूर हो जाते हैं एगोनाइजिंग चॉइस करने पर कि पहले मां को बचाएं या बेबी को। एजेंट्स जैक के पास टाउन पेट्रोल में मदद करने आते हैं। कैस एसीज देख लेता है और डिस्क्रीटली जैक को सिग्नल करता है कि दुश्मन कहां छिपे हैं। सही समय पर तीनों ओपन फायर करते हैं। एक एसी मारा जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है। टेट आदेश देता है कि जोजी को ढूंढा जाए और कैस पाता है कि उसके बच्चे भी गायब हैं। सुबह तक फॉलन स्काउट का बॉडी फोर्ट में लाया जाता है, जबकि उसकी वाइफ अब भी अपनी जान के लिए लड़ रही है। इस बीच जोजी अंततः फोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन आर्म्ड गार्ड्स उसे थ्रेट मानते हैं। जूलियस टेट को रिपोर्ट करता है कि जोजी पकड़ी जा चुकी है और उस पर दबाव डालता है कि सभी एसीज को खत्म करने का आदेश दे, लेकिन टेट इनकार कर देता है। असली जोजी समझाती है कि उसने अपने अटैकर्स को नहीं देखा और वह गड्ढे में घायल पड़ी थी। जैक उस पर यकीन नहीं करता। हालांकि जब फ्लर और कैस उससे सुनते हैं कि उसने पास से गुजरते 2 एजेंट्स को सुना था, तो उन्हें एहसास होता है कि वह सच बोल रही है। जोजी तब जैक पर आरोप लगाती है कि उसने उन्हें रूडी को मारने के मिशन पर भेजा था। टेट उसे हिरासत में लेने का आदेश देता है और बच्चों को ढूंढने की मांग करता है। कैस बंदूक की नोक पर जोजी की रिहाई मजबूर करता है और साथ में वे बच्चों की तलाश में टाउन से बाहर निकलते हैं। इस बीच कारपेथिया पर कई सालों में कंसीव्ड और कैरिड टू टर्म हुआ पहला चाइल्ड पैदा होता है। डिजर्ट में जोजी अपने बच्चों को पुकारती है। कैस मानता है कि एक और जोजी थी। तभी बच्चे चट्टानों के पीछे से निकलते हैं, जो फॉल्स जोजी से डर कर भाग गए थे। वे हिचकिचाते हैं, यह निश्चित नहीं कि सामने खड़ी औरत पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन कुछ पर्सनल सवाल पूछने के बाद वे उसकी बाहों में दौड़ पड़ते हैं। अचानक जैक की स्क्वाड आ जाती है, जोजी को मारने का इरादा लेकर। कैस उसे बचाने के लिए आगे आता है, जब चट्टान के पीछे से दूसरी जोजी निकलती है। आर्म्ड लोगों को देखकर फॉल्स जोजी मुड़कर चली जाती है। टेट कैस से इस घटना को सीक्रेट रखने को कहता है। जूलियस फिर से प्रेसिडेंट को एसीज के खिलाफ कदम उठाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन टेट इनकार करता है। इसलिए जूलियस गुप्त रूप से स्पेसशिप CT-10 से संपर्क करता है। इस बीच टेट स्टेला से स्वीकार करता है कि उसे विश्वास है कि मानवता कारपेथिया पर अकेली नहीं है। अगले दिन जब टेट अपने ऑफिस में प्रवेश करता है, तो वह खुद को देखता है। टेट 2 उससे कहता है कि वे इंसानों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इंसान कारपेथिया पर आए क्योंकि उनका ग्रह मर चुका था, लेकिन यह ग्रह पहले से ही बसा हुआ है। यहाँ पहले इंसानों जैसे प्राणी रहते थे और वे विलुप्त हो गए। वही भाग्य मानवता का इंतजार कर रहा है। इस बीच कैस को एक अनजान भेजने वाले से एक नोट मिलता है, जिसमें धमकी दी जाती है कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। यह संदेश उसे गहराई से विचलित कर देता है। टेट स्टेला को स्थानीय फोर्स के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताता है और वह सुझाव देती है कि इस फेनोमेनॉन का अध्ययन शुरू किया जाए, लेकिन इसमें समय लगेगा। कैस घर भागता है और उस क्लोजेट की जांच करता है जहां वह अपनी लीगल कैस फाइल रखता है। उसी समय स्टेला आदेश देती है कि जोजी इंसिडेंट वाले दिन की सभी कम्युनिकेशंस की समीक्षा की जाए। टेट जैक से कहता है कि उसने जो देखा है उसके बारे में चुप रहे। उस शाम परेशान कैस बार में जाता है, बहुत शराब पीता है और कार्ला नाम की एक महिला से मिलता है, जो उसके साथ घर चलने की पेशकश करती है। इस बीच जोजी के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद स्टेला अजीब पॉजेस नोटिस करती है, मानो कोई अल्ट्रासोनिक सिग्नल इंटरफियर कर रहा हो। उसे यकीन है कि यह स्थानीय फोर्सेस का काम है। अगले दिन सुबह कैस जागता है और अपनी गेस्ट को उसके क्लोजेट में रमेजिंग करते हुए पाता है। वह लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन वह धमकी भरा नोट भेजने से इनकार करती है। वह खुद को बचाने के लिए सिजर्स पकड़ लेती है
लेकिन अंततः खुद को घायल कर लेती है और भाग जाती है। कैस उसका पीछा करता है, जिससे यार्ड में कुछ लड़कों का ध्यान उसकी ओर जाता है और फिर वह अपने घर लौट आता है। बाद में फ्लर उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान देती है और परेशान हो जाती है, खासकर जब एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। कार्ला का पति शपीरो रिपोर्ट करता है कि वह 2 दिन से गायब है और एक फोटो प्रदान करता है। फ्लर उसे ढूंढने का वादा करती है। इस बीच जूलियस मांग करता है कि टेट जनता के सामने डॉपलगैंगर्स के बारे में सच्चाई उजागर करे, लेकिन टेट उसे अपने मामलों से दूर रहने की सलाह देता है। साथ ही कार्ला की तलाश में निकलते हैं, जिसका पति ग्रीन हाउस में काम करता है। वे उसकी अपार्टमेंट की तलाशी से शुरू करते हैं। फ्लर को एक फटा हुआ नोट मिलता है और कैस उसे चुपके से अपने धमकी वाले पत्र से तुलना करता है, यह पुष्टि करते हुए कि वे एक ही हैंडराइटिंग में लिखे गए थे। फ्लर को पता चलता है कि कार्ला को आखिरी बार में एक आदमी के साथ देखा गया था। कैस सुझाव देता है कि वे अलग हो जाएं और घर भागकर उसकी यात्रा के किसी भी सबूत को नष्ट कर देता है। वह सिजर्स फेंक देता है, लेकिन कालीन पर छोड़ी गई खून की एक बूंद को नोटिस करने में विफल रहता है। इस बीच टेट रूडी से मिलने निकलता है। जूलियस टेट की अनुपस्थिति को उसकी समस्याओं से भागना मानता है और स्टेला को उसे समर्थन देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह इनकार कर देती है। फ्लर जांच को तेज करती है और यह निर्धारित करती है कि कार्ला और अज्ञात आदमी किस दिशा में गए। इस बीच स्टेला के अनुरोध पर टिपर पूरे शहर में कई रिसीवर्स स्थापित करता है ताकि एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी का पता लगाया जा सके। बाद में एक एजेंट रिपोर्ट करता है कि कार्ला ने एक गन खरीदने की कोशिश की। फ्लर अनुमान लगाती है कि वह या तो अपने पति या अपने लवर को मारना चाहती थी। कैस को एहसास होता है कि शपीरो खतरे में हो सकता है और वह उसकी ओर जाता है। उसी समय कुछ लड़के फ्लर को बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी को कार्ला का पीछा करते देखा और उसे कैस के घर ले जाते हैं। इस बीच कैस ग्रीन हाउस में शपीरो को ढूंढता है, पुष्टि करता है कि वह सुरक्षित है और घर के बाहर एक चौकी स्थापित करता है। फ्लर कैस के घर की तलाशी लेती है और फर्श पर खून की बूंद नोटिस करती है। उसी समय कैस कार्ला को देखता है और उसे इंटरसेप्ट करता है। वह उस पर पिस्टल चुराने का आरोप लगाता है, यह संकेत देते हुए कि वह जानबूझकर उसके घर आई थी, लेकिन वह जोर देती है कि वह किसी को भी अपने पति को दंडित करने से नहीं रोकने देगी। वह मांग करती है कि कैस के पेपरवर्क में एक अलग नाम क्यों है। तभी वे फ्लर और अन्य एजेंट्स को पास आते सुनते हैं। कार्ला भाग जाती है। कैस उसका पीछा करता है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है जब फ्लर उस पर अपनी गन तानती है और उसका हथियार गिराने का आदेश देती है। वह उस पर कार्ला की हत्या का आरोप लगाती है क्योंकि उसने महिला को नहीं देखा और अपने साथी पर विश्वास नहीं करती। इस बीच टिपर स्टेला को दिखाता है कि अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग उसने कैप्चर की थी। वह 4 अक्षरों को स्पेल करती है। कैस फ्लर को समझाने की कोशिश करता है कि कार्ला अपने पति को मारने की योजना बना रही थी, लेकिन फ्लर उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। उसी समय शापीरो घर लौटता है और पाता है कि कार्ला एक गन के साथ इंतजार कर रही है। वह उससे उसे जाने देने की भीख मांगती है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि वह पृथ्वी पर कौन थी। शुद्ध मानसिक बल के साथ वह उसे अपनी ही बंदूक अपने सिर पर उठाने के लिए मजबूर करता है। जब उसे पता चलता है कि वह दूसरे आदमी के साथ थी, तो वह उसे हिंसक रूप से मारता है। बाद में फ्लर फिर से कैस से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास करने से इनकार करती है। इस बीच टेट रूडी को बुलाता है, लेकिन अंत में अपने बेटों की विजन्स का पीछा करता है। जूलियस एक बार फिर जैक को प्रभावित करने की कोशिश करता है और जैक उससे जोजी के बारे में स्वीकार करता है। इस बीच फ्लर को कैस की पुरानी लीगल फाइल उसके घर में मिलती है और वह स्पष्टीकरण की मांग करती है। कैस अपने वास्तविक अतीत का खुलासा करने से इनकार करता है। बाद में स्टेला शापीरो की डायरी कैस को लाती है और उसे सच बताने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कैस जोर देकर कहता है कि उसने हमेशा सच ही कहा है। फ्लर को सूचित किया जाता है कि कार्ला का नोट मिल गया है। इस बीच कैस डायरी पढ़ता है और अचानक महसूस करता है कि सभी नोट्स कार्ला ने नहीं बल्कि उसके पति ने लिखे थे। वह एक दौरे का नाटक करता है और हिरासत से भाग जाता है। उसी समय शपीरो फ्लर से कहता है कि उसकी पत्नी झील पर जाना पसंद करती थी और सुरक्षा एजेंट्स वहां जाते हैं। इस बीच जूलियस जैक को पकड़े गए एसी को मारने के लिए उकसाता है। आकाश से शक्तिशाली दोस्तों का समर्थन देने का वादा करता है। उसी समय टेट एसी से मानवों के साथ पारस्परिक अस्तित्व के लिए एकजुट होने की भीख मांगता है। वह समझाता है कि उसने कैदी को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन आदमी कभी वापस नहीं आया, जिससे रूडी राष्ट्रपति पर अविश्वास करता है। रूडी मानवता की मदद करने से इनकार करता है, यह मानकर कि वे बर्बाद हैं, जबकि एसीज नहीं हैं। इस बीच
कैस फ्लर के लिए एक संदेश छोड़ता है, यह प्रकट करते हुए कि शपीरो ने खुद विदाई पत्र लिखा था और यही कारण है कि वह भाग गया। कैस फिर ग्रीन हाउस की ओर दौड़ता है। दरवाजे बंद हैं, लेकिन कैस मदद की पुकार सुनता है। वह अंदर घुसता है और बेसमेंट में बंधी हुई कार्ला को पाता है। अचानक शपीरो प्रकट होता है, दोनों को मारने के लिए तैयार। कैस उस पर झपटता है। बंदूक कई बार चलती है, कमजोर छत को भेदते हुए, और मलबा उन पर बरसता है। कार्ला अपने हाथों को आजाद करने में कामयाब होती है और साथ में वे मलबे से बाहर रेंगते हैं। जैसे ही एजेंट्स पहुंचते हैं, शपीरो गिरफ्तार हो जाता है। बाद में कैस फ्लर से स्वीकार करता है कि टेट ने उसे विटनेस प्रोटेक्शन के तहत एक नई जिंदगी दी, लेकिन वह यह बताने से इनकार करता है कि उसने कौन सा क्राइम किया था। उसी रात जूलियस घोषणा करता है कि शहर पर हमला करने के लिए जिम्मेदार एसी को फांसी दे दी गई है। प्रेसिडेंट ने प्रिजनर की सेफ्टी गारंटी नहीं की थी, इसलिए लोगों ने खुद ही क्रिमिनल को पनिश कर दिया। टेट टाउन वापस आता है और कैस को अर्ज करता है कि वो फ्लर को सच बता दे, उसे अश्योर करते हुए कि वो समझ जाएगी। कैस उसे नोट दिखाता है और रियलाइज करता है कि कोई और उसके बारे में जानता है। वो कोई और नहीं बल्कि जूलियस है, जिसने इनकमिंग स्पेसशिप से इंफॉर्मेशन हासिल की है। उसी रात जूलियस को एक सर्टेन वुमन के बारे में डॉसिये मिलता है। इसी बीच स्टेला रिपोर्ट करती है कि उसने सिग्नल से आए 4 लेटर्स को डिसाइफर कर लिया है। अगले दिन टिपर एक ऐसी बीमारी से बीमार पड़ जाता है जो बिल्कुल उस वायरस जैसी है जिसने कारपेथिया के शुरुआती सालों में कई सेटलर्स को खत्म कर दिया था। जूलियस फिर से इंसिस्ट करता है कि एसीज का एक्सटर्मिनेशन होना चाहिए, लेकिन टेट साफ इनकार कर देता है। पर तभी कैप्चर्ड एसी से इंटरोगेशन कर रहा स्काउट भी बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर्स इस वायरस को C24 नाम देते हैं और ये अलार्मिंग रेट से फैलता है। जूलियस स्पेसशिप से कांटेक्ट करता है और टेट के खिलाफ डिजीज को यूज करने की प्लान बताता है और फिर जैक से मिलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्काउट्स फ्लर को अरेस्ट कर लेते हैं। वो एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन जैक साइलेंट रहता है। जूलियस टेट से डिमांड करता है कि वो प्रोजेक्ट ओमेगा की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सौंप दे। स्टेला फ्लर की अरेस्ट को लेकर चिंतित है, लेकिन जूलियस दावा करता है कि उसके पास सच जानने का पूरा रीजन है। टेट अग्री कर लेता है कि वो डॉसिये देगा, बदले में फ्लर की रिलीज होगी। डॉक्यूमेंट्स मिलते ही जूलियस को पता चलता है कि फ्लर एक एसी है। वो टेट पर वीकनेस और इनकॉम्पिटेंस का आरोप लगाता है और चेतावनी देता है कि ह्यूमन कॉलोनी एक्सटिंक्शन के खतरे में है और ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद शायद खत्म हो रही है। बाद में जूलियस फ्लर को बताता है कि वो एसी है। फ्लर रिफ्यूज करती है बिलीव करने से, लेकिन स्टेला उसे रिट्रीव करती है। फ्लर डेवस्टेटेड हो जाती है, इंसिस्ट करती है कि उसे अपने पेरेंट्स याद हैं और उसके पास प्लेंटी ऑफ फोटोग्राफ्स भी हैं, लेकिन स्टेला कंफर्म करती है कि फ्लर प्रोजेक्ट ओमेगा की प्रोडक्ट है। उसी दौरान इन्फेक्टेड लोगों में डेथ्स बढ़ने लगती हैं। जूलियस काउंसिल के सामने मोशन लाने की प्लान बनाता है ताकि एसीज के खिलाफ प्यूनिटिव एक्सपेडिशन लॉन्च किया जा सके, लेकिन पहले वो चाहता है कि फ्लर की सिटीजनशिप छीन ली जाए। जैक इस मूव के खिलाफ बोलता है। इसी बीच कैस फ्लर को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, पर समझ नहीं पाता कि वो इतनी डेवस्टेटेड क्यों है। स्टेला टिपर को चेक करती है, जो हिंट देता है कि 4 लेटर्स मिलकर जीनोम बनाते हैं। बाद में लिली अपनी माँ के पास लौटने की इच्छा जताती है, लेकिन स्टेला अनजाने में रिवील कर देती है कि वो रूम किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जूलियस ये सुन लेता है और समझ जाता है कि फ्लर कहाँ छिपी है। वो ये इन्फॉर्मेशन जैक से शेयर करता है और प्रॉमिस करता है कि काउंसिल सभी एसीज के डिस्ट्रक्शन को ऑथोराइज कर देगी। इसी बीच टेट फ्लर से मिलता है और बताता है कि प्रोजेक्ट ओमेगा इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रेसिडेंट ये भी रिवील कर देता है कि फ्लर के अंदर उसकी खुद की जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा है। फ्लर सड़क पर भाग जाती है और कैस उसके पीछे दौड़ता है। वो स्काउट से बचकर रेडियो रूम में फ्लर को छिपा देता है और खुद टेट के पास लौट जाता है। थोड़ी देर बाद कॉलोनी का लीडरशिप काउंसिल मीट करता है। जूलियस प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने की तैयारी करता है, लेकिन टेट अचानक वॉलंटरीली स्टेप डाउन कर देता है और अथॉरिटी जैक को सौंप देता है। वो एडवाइस करता है कि एसी से लड़ाई मत करो, बल्कि वायरस को हराने का रास्ता खोजो। जूलियस अचानक अपना एडवांटेज खो देता है। मीटिंग के बाद स्टेला टेट को बताती है कि मैसेज में आए लेटर्स डीएनए स्पेल करते हैं। इसका मतलब है कि लोकल फोर्स न सिर्फ ह्यूमंस को कॉपी कर सकती है, बल्कि इन्फेक्ट भी कर सकती है। वो सिटी को लॉकडाउन करने का सुझाव देती है। इसी बीच फ्लर को लिली में इलनेस के फर्स्ट साइंस दिखते हैं। स्टेला जैक को बताती है कि कारपेथिया पर एक लोकल फोर्स है जो ह्यूमंस को सुनती है। वो प्लान करते हैं कि डीएनए सीक्वेंस से मैच चेक किया जाए। इसी बीच टेट कैस से कहता है कि फ्लर को सिटी से बाहर स्मगल करके रूडी की प्रोटेक्शन में रख दो।
उसी समय स्टेला अपनी सिक डॉटर को लेकर रोती है। फिर वो टेट को याद दिलाती है कि बैट्स मोस्ट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो एकोलोकेशन यूज करते हैं। इस तरह वो प्रपोज करती है कि सिटी के चारों ओर एक साउंड डोम बनाया जाए जो डिसरप्टिव सिग्नल्स इमिट करके लोकल फोर्स के इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करे। रात को जैक प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑक्यूपाई करने से मना कर देता है और कहता है कि वो एक्शन लेगा। यही जूलियस को चाहिए था, स्पेसशिप से कांटेक्ट करने के लिए। वो प्रपोजल देता है कि जैक को एलिमिनेट कर दिया जाए लेकिन स्टेला को बख्श दिया जाए। उसे बताया जाता है कि शिप लैंडिंग के लिए तैयार है। इसी बीच कैस फ्लर को सिटी से बाहर एस्कॉर्ट करता है। रूडी का इंतजार करते हुए कैस कन्फेस करता है कि वो पहले ड्रग कार्टेल्स के लिए काम करता था और उसने एक बच्चे की हत्या की थी। इस घटना ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने अपने सभी एसोसिएट्स को अथॉरिटीज को सौंप दिया। इसके लिए उसे विटनेस प्रोटेक्शन मिला और टेट उसे कारपेथिया लेकर आया। सुबह रूडी फ्लर को लेने आता है और वो कैस को गुड बाय कहती है। इसी दौरान डोम तैयार है और एक्टिवेशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन जूलियस ऑर्डर देता है कि लॉन्च डिले हो क्योंकि उसे डर है कि इनकमिंग सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्टेला कंफ्यूज हो जाती है और इंसिस्ट करती है कि लोगों की सेफ्टी पहले आनी चाहिए। वो टेट को रिपोर्ट करती है। उसी समय रूडी फ्लर को बताता है कि उन्हें सोल्जर्स के आने से पहले निकलना होगा और उनके साथ कई बच्चे भी हैं। अनएक्सपेक्टेडली जैक और उसके लोग रिफ्यूज करते हैं सिटी छोड़ने से जब तक शील्ड एक्टिवेट ना हो जाए। मजबूर होकर जूलियस एडमिट करता है कि एक और स्पेसशिप कारपेथिया पर उतरने वाली है। थोड़ी देर बाद स्काउट्स रेडियो रूम पर हमला करते हैं। जूलियस ऑपरेशन रोकने का ऑर्डर देता है लेकिन स्टेला प्रोटेस्ट करती है। अनएक्सपेक्टेडली जैक सबको याद दिलाता है कि वो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट है। स्काउट ऑर्डर देता है कि डोम एक्टिवेट किया जाए और जूलियस अरेस्ट हो और फिर अथॉरिटी वापस टेट को दे देता है। शिप का कारपेथिया से कांटेक्ट टूट जाता है। एक बार फिर टेट को उसकी ही इमेज में एंटिटी विजिट करती है और उसे थ्रेटन करती है, लेकिन टेट जवाब देता है कि ह्यूमंस ने लव और होप को प्रिजर्व किया है और यही उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। डोम एक्टिवेट हो जाता है और लोग इलनेस से रिकवर होने लगते हैं। एसीज प्लैनेट छोड़ देते हैं ठीक उसी वक्त जब स्पेसशिप कारपेथिया पर उतरती है। ये सीरीज साइंस फिक्शन है, लेकिन इसमें ज्यादा सीजीआई, फ्लैशी स्पेशल इफेक्ट्स या ऐसा कुछ नहीं है जो स्टोरी के हार्ट को ओवरशैडो करे। इसके बजाय ये विविडली दिखाता है कि ह्यूमन नेचर को बदला नहीं जा सकता और हमेशा कोई ना कोई होगा जो सोचेगा कि सोसाइटी को शेप करने का बेस्ट तरीका उसे ही पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें इंडोवर्स चैनल को। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में।